बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ वेन हॉर्न, चैप्टर नंबर 4, द वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। इस चैप्टर में जो हमारा फोकस है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन के हवाले से है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ किनको कहा जाता है, ठीक है। आप अपना कोई रफली आइडिया देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आप किनको समझते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। एनी वॉलंटियर। सर जो 1 साल से ज़्यादा सॉरी, सर जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हो। जो एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए हम ख़रीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या इशू करते हैं, ठीक है, वो कौन सी होती हैं जो हम एक साल से ज़्यादा के लिए करते हैं। हम लोग का नाम वगैरह है उनका। सिर्फ प्राइस बॉन्ड्स वगैरह। प्राइस बॉन्ड्स नहीं, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी होती है ना वो प्राइस बॉन्ड नहीं इशू करती। प्राइस बॉन्ड तो एक आपकी नेशनल सेविंग की स्कीम है ना, तो ये कंपनी में एक प्राइस बॉन्ड का कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, आप अकेले बॉन्ड की अगर आप बात करते हैं तो वो रीज़नेबल है। प्राइस बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो हुकूमत की एक स्कीम है, नेशनल सेविंग की स्कीम है। और वो भी आपको पता है अब करंट सिचुएशंस हैं उसमें जस्ट जो है आपकी ये 40,000 का, 25,000 का, 7,500 का, 15,000 का, वो सारी डिनोमिनेशंस ख़त्म कर दी उन्होंने 1 तारीख से। अब सिर्फ पीछे आपकी जो रह गई हैं 750, 100, 200, ठीक है, ये वाली रह गई हैं आपकी जो हंड्रेड्स में हैं। बाकी जो डिनोमिनेशन था वो 1 तारीख से सारी उन्होंने बंद कर दी हैं। 30 तारीख तक आपने जमा करवाने ये बॉन्ड्स बैंक्स वगैरह में, अगर किसी के पास हैं तो। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है हमारी। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात करें कि कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कंपनी बेसिकली बेसिकली ऐसे सोर्सेज हैं मेन जहाँ से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है। एक तो होता है जो शेयर्स, ठीक है, शेयर्स बेच के कंपनी जो है पैसा इकट्ठा करती है। दूसरा बॉन्ड्स बेच के, ठीक है, डिबेंचर्स बेच के, बॉन्ड्स बेच के कंपनी जो है वो पैसा इकट्ठा कर रही होती है। तो हमने बेसिकली वैल्यूएशन भी इन्हीं सिक्योरिटीज़ की करनी है। बेसिकली इस चैप्टर में जो हमारा फोकस होगा वैल्यूएशन के ऊपर है कि बॉन्ड की वैल्यूएशन किस तरह से करनी है हमने, ठीक है। जो बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं उसकी वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करना है। जो प्रेफर्ड स्टॉक हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन स्टॉक हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, हमने आई थिंक इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की थी क्लास में कि प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में क्या फ़र्क होता है। अगर आप लोगों को याद हो कि फर्स्ट या सेकंड क्लास थी आपकी, तो इसमें हमने डिटेल डिस्कशन की थी प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक का जो डिफरेंस था, इसमें फ़र्क क्या होता है इन सिक्योरिटीज़ में। बहरहाल आज हम इनकी वैल्यूएशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे, फिर प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन और कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉन्ड के हवाले से बात कर लेते हैं कि बॉन्ड की वैल्यूएशन किस तरह से की जाती है। ये डिफरेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। बहरहाल हमारा जो मेन फोकस है वो बॉन्ड की सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन के ऊपर है। बॉन्ड वैल्यूएशन जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हो रही हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने जो रजिस्टर्स वगैरह साथ रख लें, ठीक है। मैंने साथ साथ आपको एक्टिविटीज़ देनी क्लास में, तो वो साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे करके ग्रुप में सेंड करनी है। एक्टिविटीज़ साथ साथ मेरे करेंगे आप लोग, देन आपको जो है वो समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें, तो एक्टिविटीज़ करते रहें ताकि आपको अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी यहाँ पे अपनी बॉन्ड की वैल्यूएशन में हमें कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फिर उसके बाद बॉन्ड्स की टाइप्स हैं, ठीक है। बॉन्ड्स की टाइप्स के बाद वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स है, उसके बाद हैंडलिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। ये सेमी एनुअल, क्वार्टर, कंटिन्यूस, या आप पिछले चैप्टर में स्टडी करके आए हैं जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर किया था, उसमें हमने क्वार्टर का कॉन्सेप्ट, सेमी एनुअल का, एनुअल का और कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो सेमी एनुअल का जो कॉन्सेप्ट है वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। बहरहाल अच्छा, बॉन्ड बेसिकली होता क्या, ठीक है। बॉन्ड बेसिकली एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो एक कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट इशू कर रही होती है, ठीक है। कॉरपोरेशन से मुराद क्या है, कंपनी।
कॉर्पोरेशन कंपनी को कहते हैं, कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, अपने फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए, अपने सरमाए को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने ऑपरेशन में पैसा लगाने के लिए एक सोर्स है उसके पास, बॉन्ड इशू करे या डिबेंचर्स इशू करे लोगों को, और बदले में पब्लिक से पैसा इकट्ठा करे और वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। तो बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म डेट है। नॉर्मली जो इनका टेन्योर होता है ना, जो हम वो 10 साल का होता है, ठीक है। जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो नॉर्मली 10 साल इनका नॉर्मल टेन्योर होता है, 10 साल के लिए इशू किए जाते हैं, कॉर्पोरेशन इशू करती है। और एक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड के हवाले से मैच्योरिटी वैल्यू का, ठीक है। द मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू, जो फेस के ऊपर लिखी हो, जैसे कि नोट है ना, 500 का नोट है आपके पास, तो उसके ऊपर 500 लिखा हुआ है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, 500 है, ठीक है। इसी तरह बॉन्ड के ऊपर जो है वो क्या लिखा होता है, उसकी फेस वैल्यू जो होती है, मैच्योरिटी वैल्यू उसको कहा जाता है। ऑफ बॉन्ड इज स्टेटेड वैल्यू, जो उसके ऊपर स्टेट की होती है या जो उसके फेस पे लिखी होती है। इन केस ऑफ यूएस बॉन्ड द फेस वैल्यू इज यूजली 1000। जो अगर हम अमेरिकन या यूएस बॉन्ड्स की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है नॉर्मली एक बॉन्ड की $1000 वैल्यू होती है। बहरहाल इस मैच्योरिटी वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी हम जो है वो आगे फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। बहरहाल आप अभी के लिए आप ये देखें कि बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है, जो उसके ऊपर स्टेट की गई है, ठीक है, वो उसकी क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू है। कूपन रेट क्या होता है जी? कूपन रेट जो बॉन्ड के ऊपर आपको बेसिकली जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड आपने ख़रीद लिया 1000 रुपये का, ठीक है। अब सालाना आपको उसके ऊपर एक ख़ास रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा, ठीक है। तो वो अगर आप उसको हम कूपन रेट कहते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटेड होता है ना उसके ऊपर। बॉन्ड जब आप ख़रीदते हैं ना किसी कंपनी से या डिबेंचर्स ख़रीदते हैं, तो उस डिबेंचर के ऊपर, उस बॉन्ड के ऊपर जो है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, स्टेट किया होता है, उसको हम कूपन रेट कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो पेमेंट है आपको एक ख़ास टेन्योर के बाद की जाती है, ठीक है, एनुअल पेमेंट होती है, और फेस वैल्यू की अलग से की जाती है आपको, ठीक है। बॉन्ड की एक्चुअल वैल्यू तो आपकी वहीं रहती है, उसके अलावा आपको वो इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसके बाद, जितने बॉन्ड्स होंगे उतना आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है आपका डिस्काउंट रेट का। डिस्काउंट रेट बेसिकली आपका कैपिटलाइजेशन रेट होता है, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में जो है वो जो रेट पढ़ा था, जिसके तहत हम जो है वो डिस्काउंटिंग कर रहे थे, ठीक है। जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज निकाल रहे थे, हम प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल रहे थे, हम फ्यूचर वैल्यूज़ को निकाल रहे थे, वहाँ पर जो हम रेट इस्तेमाल करते थे वो बेसिकली डिस्काउंट रेट होता था, ठीक है। जिसके अब देखें ना, वक़्त के साथ साथ जो पैसे की वैल्यू है उसमें कमी होती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में, कि वक़्त के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू है उसमें कमी हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ख़ास रेट को इस्तेमाल करते हुए, हम ये पिछले चैप्टर में हम कैलकुलेट करते थे कि भाई आज का जो 500 रुपया है, ठीक है, वो 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या है, या 5 साल बाद का जो 10,000 है उसकी आज क्या वैल्यू है। वो जिस रेट से हम वो कैलकुलेशन करते होते थे वो बेसिकली डिस्काउंट रेट था आपका। तो कूपन रेट में और डिस्काउंट रेट को आपने मिक्स नहीं करना। कूपन रेट तो बेसिकली आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर प्रॉफिट का रेट है, आपको सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, वो दैट इज कूपन रेट। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, जो वक़्त के साथ पैसे की वैल्यू में इजाफा या कमी है, ठीक है, डिस्काउंटिंग के हवाले से हमने जो रेट देखना है वो आपका डिस्काउंट रेट होगा, वो कैपिटलाइजेशन रेट भी आपका कहलाता है, ठीक है। इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क ऑफ बॉन्ड, इज कंपोज्ड द रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम फॉर रिस्क, ठीक है। तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिस्क फ्री रेट और प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क, ये बेसिकली आपका कैपम मॉडल होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। उसमें ये दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। बहरहाल जब उसको स्टडी करेंगे इनको भी हम डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। बहरहाल तो बॉन्ड का अभी सिंपली आप इसको इस तरह से समझ लें कि जो बॉन्ड का रिस्क होता है, ठीक है, वो देखते हुए, ठीक है, हम, और जो रिस्क फ्री रेट होता है और जो रिस्क वाला फैक्टर होता है, ठीक है, दोनों को हम जो है कंक्लूड करते हैं, दोनों को हम देखते हुए फिर हम ये डिस्काउंट रेट जो है वो तय करते हैं कि कितना होना चाहिए। बहरहाल ये आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, जिस इस रेट के तहत आपने कंपाउंडिंग करनी होगी, आपने जो है वो सर एक कैलकुलेशन क्वेश्चन करनी होगी। पूछना है कि जी जी। रिस्क क्या होता है इसमें बॉन्ड में? हाँ जी, सर रिस्क क्या होता है बॉन्ड में? देखें बॉन्ड के अंदर रिस्क क्या हो सकता है, आपने एक सिक्योरिटी खरीदी है, ठीक है, तो वो हम जब बात करते हैं यार ये सिक्योरिटी बहुत रिस्की है, ठीक है, रिस्क ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के अंदर रिस्क ये है कि इसके अंदर एक होता है रिस्क फ्री रेट, ठीक है, और एक होता है प्रीमियम। बाज़ औक़ात आप एक सिक्योरिटी एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लगा दिया, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे 10 लाख रुपए लगा दिए, अब बगैर कोई रिस्क फेस किए आपको उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है, इस इतना कॉन्सेप्ट समझा आपने। आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की है 10 लाख रुपए की, ठीक है, बगैर कोई रिस्क फेस किए आपको वहाँ पे जो है वो 10,000 जो है वो 10 लाख के ऊपर जो है वो क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। वो जो 10,000 है दैट इज रिस्क फ्री रेट, ठीक है। वो जो 10,000 आपको मिल रहा है 10 लाख के ऊपर, दैट इज रिस्क फ्री रेट, ठीक है। वो बगैर किसी भी रिस्क को फेस किए आपको वो वहां से रेट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक होगी बात। और उसके बाद उसके ऊपर वाला जो प्रॉफिट है, मतलब 10 आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया ना, तो 10,000 तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, वो पेट लिखा हुआ है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन 10,000 से ज्यादा जो प्रॉफिट है उसमें आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क आपको उसमें होगा। रिस्क किस चीज का होता है कि बॉन्ड की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ भी सकती है, बॉन्ड की वैल्यू वक्त के साथ कम भी हो सकती है। रिस्क किस चीज का होता है? कंपनी के ऑपरेशंस का रिस्क हो सकता है, कंपनी की वर्थ का रिस्क हो सकता है, कंपनी के इमेज का रिस्क हो सकता है, कंपनी की गुडविल का रिस्क हो सकता है, ठीक है। कंपनी जो है ऑपरेट किस तरह से कर रही है, कंपनी की एफिशिएंसी किस तरह से है, कंपनी की जो आपकी एसेट टर्नओवर है वो किस तरह से चल रही है, कंपनी की गियरिंग रेशो किस तरह से है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात सिस्टमेटिक रिस्क भी होता है, बाज़ औक़ात अनसिस्टमेटिक रिस्क भी होता है, ठीक है। कि सिस्टमेटिक रिस्क होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी हमें फेस करने पड़ते हैं, सिस्टम के अंदर रह के भी कुछ रिस्क फेस करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात जो आपकी हुकूमत की तरफ से भी रिस्क होते हैं, आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, हुकूमत ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, हुकूमत ने टैक्सेस के रेट चेंज कर दिए, ठीक है। हुकूमत ने कोई किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, हुकूमत ने इंपोर्ट के ऊपर बैरियर्स लगा दिए, ठीक है। इंपोर्ट कोटास फिक्स कर दिए, हुकूमत ने कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, वॉरफेज बढ़ा दिए, ठीक, टैक्सेशन एक्साइज ड्यूटीज़, बहुत सारी चीज़ें हुकूमत ने आपके फेवर में नहीं की, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिस्क है आपके सामने, ठीक है। आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, 500-600 कंपनीज हैं, ठीक है। आपने किस कंपनी के बॉन्ड खरीदने, ठीक है ना। तो जाहिर बात है आप ऐसी कंपनी के बॉन्ड खरीदेंगे जहां पे आपको रिस्क कम नजर आएगा, ठीक है। रिस्क किस चीज का? कि कंपनी की वर्थ का रिस्क, ठीक है। कंपनी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी या बैक आएगी कंपनी। हो सकता है कि आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी जो कि 2 सालों में डाउन होगी। अब आपने जो बॉन्ड खरीदा था 500 का, अब वो मार्केट में 400 का भी नहीं बिक रहा, दिस इज रिस्क। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जी फॉलो किया आपने? आप सर, मैं जी जी थोड़ा सा डबल माइंड हो रहा हूँ इस हवाले से कि ये जो रिस्क आपने बताए हैं सारे जो हम खरीदते हैं शेयर्स वगैरह उनके साथ लिंक करते हैं। जब बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, सिक्योरिटीज डिबेंचर, तो उसमें जो हमें फिक्स अमाउंट मिल रही है उस सिक्योरिटी के बदले हम जब भी जो उसका टाइम पीरियड है या जब चाहे हम उसको इन कैश करवा सकते हैं। बिल्कुल। फॉर आप एग्जांपल आप अगर आपकी किसी जी जी बताएं। अगर एक साइड से आपको नजर आ रहा है कि कंपनी सही नहीं जा रही, ठीक है, तो या इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो कंपनी ने आपका जो बॉन्ड जो है वो तो इनकैश करना ही। बिल्कुल करना ही करना है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि कंपनी जो है, सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो आपका जो बॉन्ड है, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ भी तो जाती है ना, ठीक है। वक्त के साथ आपका बॉन्ड जो है वो ज़्यादा प्राइस में बिक सकता है, ठीक है। आपका 1000 का बॉन्ड है, ठीक है, अगर कंपनी की वर्थ अच्छी है तो 1000 वाली चीज़ आपकी 1100 में बिक सकती है, 1000 वाली चीज़ आपकी 1200 में बिक सकती है, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कंपनी अगर डूब रही है, जो मर्जी हो रही है, कंपनी ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका देना ही देना, लोन पूरे करने ही करने, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी जो है बिल्कुल ही कंपनी के पास कुछ इतना नहीं बचता, तो फिर क्या करेगी कंपनी? कंपनी कहाँ से देगी, ठीक है। देखिए ना, आपके साथ और भी हज़ारों लोग हैं जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हुए, ठीक है। अब कंपनी के पास जितना बचा कुचा माल है, ठीक है, या बचे कुछ एसेट्स हैं, कंपनी ने उनको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ करके जितना जितना कंपनी पे ऑफ कर सकती है उतना पे ऑफ करेगी आप लोगों को, ठीक है। अब हो सकता है आपको जितना आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो सारी पे ऑफ ना हो, ये भी तो रिस्क है,
बात समझ आ रही है? अब वक़्त के साथ साथ जो है देखें, वक़्त के साथ साथ ना सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स को हम अंदर कंसिडरेशन लाएंगे, ठीक है? वक़्त के साथ साथ आप कंपनी आपका रेट बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, ठीक है ना? अब देखें ना, ये आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है? तो वो एक कंपनी है जो बाहर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 12% मिलता। कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की, कंपनी रेट रेट कम करके 10% कर दिया, ठीक है? आपने तवक्को की थी कंपनी फ्यूचर में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, ठीक है, 12% 14% तक ले जाएगी, लेकिन कंपनी ने अगले साल रेट और कम कर दिया 8%, फिर क्या करेंगे? कंपनी रेट कम भी तो कर सकती है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? आपके पास कोई भी अगर सिक्योरिटी है तो ये सारे रिस्क उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है? तो इन रिस्क के हवाले से जो है वो एक रेट जो हम निकालते हैं कि वक़्त के साथ साथ बॉन्ड की जो वर्थ है, ठीक है? बॉन्ड की वर्थ कब रहेगी? जब कंपनी की अपनी वर्थ होगी, कंपनी के ऑपरेशंस की वर्थ होगी, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी की वर्थ है, देन उसकी सिक्योरिटीज़ की भी वर्थ होगी। ज़ाहिर बात, आप किसी ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ ख़रीदना पसंद करेंगे, किसी ऐसी कंपनी की बॉन्ड्स ख़रीदना पसंद करेंगे जिसके बारे में आपको ये लगता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। आप कभी किसी ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स नहीं खरीदेंगे। बेशक वो एक बात पेट है कि आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है? आपको पेट मिलना है, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट एक फ़िक्स रेट से मिलना है, लेकिन वो कितना मिलना है ये तो ना फ़िक्स अब, ठीक है? कोई कंपनी ज़्यादा दे रही है, कोई कंपनी कम दे रही है, कंपनीज़ टू कंपनीज़ वेरी कर रही चीज़ें। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा बात को और सादा कर लेते हैं, ठीक है? आपके पास दो ऑप्शन थे, दो कंपनीज़ ने अनाउंस किया जी हम लोग बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ठीक है? अब आप ए कंपनी भी बॉन्ड इशू कर रही है, बी कंपनी भी बॉन्ड इशू कर रही है। अब आपके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि ए कंपनी में के बॉन्ड खरीदूँ या बी कंपनी के खरीदूँ, ठीक है? आपने एनालिसिस करके जो है ए कंपनी को चूज़ कर लिया, ए कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है? फ्यूचर में हुआ क्या? बी कंपनी ग्रो कर गई, ए कंपनी उस हिसाब से ग्रो नहीं कर सकी जिस तरह से आपने सोचा था, ठीक है? तो जब बी कंपनी जो है वो ग्रो कर गई तो बी कंपनी के बॉन्ड की वर्थ भी बढ़ गई, ठीक है? बी कंपनी के बॉन्ड की वर्थ भी बढ़ गई। एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जिसमें डायरेक्ट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ लोगों को दे रही होती है। डायरेक्ट अगर आप कंपनी से सिक्योरिटी खरीदते हैं ना, डायरेक्ट अगर आप कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, डायरेक्ट अगर आप कंपनी से बॉन्ड खरीदते हैं, तो वो जो मार्केट है वो दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। और अगर आप एक होती है सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लोग जहाँ पे आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, ठीक है? अब 1000 रुपये का बॉन्ड आपने खरीदा था, ठीक है? जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ए कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है? फ्यूचर में जो है जाके बी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर गई। अब जिस बंदे ने बी कंपनी का बॉन्ड खरीदा हुआ है, ठीक है, वो उस बॉन्ड को, अब फॉर एग्जांपल आप दोनों ने एक बंदा जिसने ए कंपनी खरीदा वो आप है, और एक बंदा जिसने बी कंपनी खरीदा कोई और बंदा है, ठीक है? आप दोनों ने हज़ार रुपये का बॉन्ड खरीदा, ठीक है? फ्यूचर में जो है आपका जो बॉन्ड है 1000 रुपये का, वो 1000 का ही है 2 साल बाद भी, ठीक है? लेकिन जो बी कंपनी है उसका 1000 वाला बॉन्ड 1500 पे पहुंच गया। बात को थोड़ा फॉलो किया आपने? उसका 1000 वाला बॉन्ड कहाँ पहुंच गया मार्केट में? 1500 पहुंच गया। यानी कि वो जो जिस बंदे ने बी कंपनी के बॉन्ड खरीदे थे, वो उस हजार वाली जो चीज़ उसने खरीदी थी वो 1500 में मार्केट में बेच सकता है, लेकिन आप चूंकि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, इसलिए आपकी बॉन्ड की वर्थ नहीं है। आपने जो 1000 वाली चीज़ खरीदी थी वो भी मार्केट में 1000 की है या 1050 की कर लें, कोई इसमें ख़ास इंक्रीज़ नहीं हुई। बात फॉलो की है आपने? तो इस तरह के जो रिस्क हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? बाज़ वक़्त ऐसी सूरत हाल भी आ जाती है कि कंपनी जो है वो कोई आपसे बॉन्ड लेना ही नहीं चाहेगी, कोई आपसे बॉन्ड जी सर। लेना ही पसंद नहीं जी करेगा। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है जब बॉन्ड्स को। मतलब कि आप ना आपने आपने इन्वेस्टमेंट की बड़े शौक से कि मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी तो लगी हुई उसके ऊपर। आपको कितना दुख होगा कि कंपनी आपको 10% दे रही है और अगर वही इन्वेस्टमेंट आप मार्केट में करें तो आपको 20% मिलता हो, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड है, कोई आपसे लेगा तो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। बात फॉलो की है आपने? आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छा। स्टक हो गई वहां पे,
ठीक है, ये रिस्क है हमारा। आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ स्टक होगी, ना कंपनी आपसे वापस बाय बैक कर रही है, ना कोई और बंदा आपसे बॉन्ड ले रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ करोड़ों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो चुकी है। हालांकि आपको एक छोटा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल रहा है उसके ऊपर 8% 10%, लेकिन आपको दुख इस चीज़ का है कि अगर वही इन्वेस्टमेंट उठा के आप बॉन्ड से किसी और जगह करें, शेयर्स में कर दें, तो आपको वो जो 7-8% प्रॉफिट मिल रहा था कंपनी से, उससे आपको कहीं ज़्यादा मिल सकता है किसी और जगह। लेकिन आप मजबूर हैं कि आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल ही नहीं सकते अब। ना कंपनी आपसे वापस बाय वो कर रही है, और ना जो है वो मार्केट में कोई खरीदना चाह रहा है आपसे। मार्केट में कोई खरीदेगा तब ना आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे वहाँ से। हाँ, अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, फिर हाथों हाथ लोग आपसे लेंगे, ठीक है, फिर आपसे लोग जो है वो लेंगे, बॉन्ड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। अगर कंपनी की वर्थ अच्छी होगी, हर बंदा चाहेगा यार इस कंपनी के बॉन्ड मेरे पास आ रही है, कंपनी बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, मार्केट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के रिस्क हमें फेस करने पड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? जी सर, ओके, क्लियर। आगे चलें जी। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद सर मैंने पूछना था जी कि हम लोगों ने जिस तरह मिड के पेपर ऑनलाइन से हमने लेक्चर लिए हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स दे दिए हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें परपेचुअल बॉन्ड है, ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कभी मैच्योर नहीं होता, ठीक है। कभी मैच्योर नहीं होता से मुराद क्या है कि कंपनी जब तक चल रही है वो बॉन्ड इशू किए रखा है उसने, कंपनी ने आपसे वापस बाय बैक नहीं करना, ठीक है। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कंपनी कुछ टाइम के लिए इशू करती है, वापस उसको फिर बाय बैक कर लेती है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तो कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं कि कंपनी जब तक चल रही है वो इशू रहेंगे, ठीक है, वो वापस बाय बैक नहीं करेगी कंपनी, ठीक है। तो परपेचुअल बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड दैट नेवर मैच्योर्स, वो कभी मैच्योर नहीं होता, इट हैज़ इनफाइनाइट लाइफ होती है, मतलब जब तक कंपनी चल रही है उस वक्त तक ये बॉन्ड्स इशू रहेंगे। अब इसकी वैल्यू को हमने किस तरह से, ये इसका बेसिकली जो है एक मॉडल है, ठीक है, वैल्यू का। तो किस तरह से निकल ये, बस अब आप इसको देखें ज़रा, ये आपको शेप जो नज़र आ रही है ये आपको प्रेजेंट वैल्यू वाले फार्मूला जैसी नहीं नज़र आ रही शेप, 1/1+i⁴n। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें ज़रा, ये शेप आपको वही नहीं नज़र आ रही प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला वाली जो हम पिछले चैप्टर में करते आए हैं। वो जी सर। इंटरेस्ट फैक्टर जो हम निकालते थे वो क्या था हमारा, ऊपर प्रेजेंट वैल्यू होती थी, इधर प्रेजेंट वैल्यू और हम उसका फैक्टर 1/1+i, ऐसे फैक्टर था ना, 1/1+i⁴n, ये हमारा फैक्टर होता था। तो ये बेसिकली वही फैक्टर है, ठीक है। ये आई से मुराद इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये के डी से मुराद कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि डेट को इशू करने की जो कॉस्ट है, ठीक है, ये वो है आपकी, और ये आपको रेट है, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा, इसको अगर हम समराइज़, अब ये पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, और ये जो दूसरे साल आपको इंटरेस्ट मिला आई, ठीक है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है। और इस तरह से आपको 4-5, अगर आपने 10 साल तक के लिए बॉन्ड लिया है तो 10 साल हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 10 साल तक जो आपको इंटरेस्ट मिले हैं तो उनकी आपने प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से निकालनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका मॉडल दिया हुआ है, इसने हर साल की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है, ठीक होगी बात। ये इसने यहाँ पे इसको समराइज़ किया हुआ, समेशन ले लिया हुआ सबका, या फिर इसने कहा कि आप इस तरह से कर ले, इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी वाली चीज़ लगा लें। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें एक ख़ास अमाउंट मिल रही हो, ठीक है, और इक्वल पीरियड्स में मिल रही हो, यानी कि हर साल एक ख़ास अमाउंट मिल रही हो और कई सालों तक मिल रही हो, तो वहाँ पे हम एनओटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ख़ास अमाउंट मिल रही है और हमें कई सालों तक मिल रही है, ठीक है। और वो जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि एक साल अभी जनवरी में मिला है, अगले साल भी जनवरी में हो, फिर उससे अगले साल भी जनवरी में हो, ठीक है। ये अगर दिसंबर डिसाइड करें तो अगले साल भी दिसंबर हो, उससे अगले साल भी दिसंबर हो, ठीक है। पीरियड्स का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए आपका, ठीक है, और जो अमाउंट्स आपको मिल रही हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में हम एनओटी वाला फैक्टर लगा सकते हैं, एनओटी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको और कंक्लूड कर, रिड्यूस फॉर्म इसकी क्या है, इंटरेस्ट है, और इसको जो रेट आपको दिया होगा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेट, उससे डिवाइड करें, हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है, बॉन्ड पी हैज़ 1000 फेस वैल्यू, ठीक है। बॉन्ड पी की जो फेस वैल्यू है 1000, यानी कि उसके फेस के ऊपर जो स्टेट की हुई है, फेस के ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू वो $1000,
एंड प्रोवाइड्स एन 8% कूपन, यानी कि उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। 1000 वाले बॉन्ड के ऊपर हमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज़ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज़ 10%। जो डिस्काउंटिंग का जो रेट है, ठीक है, जो यानी कि जो हमने प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी है उसके हवाले से जो हमारा रेट होगा, ठीक है, वो डिस्काउंटिंग करने के लिए जो रेट हमारा दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट भी इसको कहते हैं, वो 10% दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द परपेचुअल बॉन्ड? परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है, आई इंटरेस्ट हमें चाहिए होगा और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो के डी चाहिए, हमें बिफोर टैक्स चाहिए। तो सबसे पहले आई निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास 1000 है, 1000 का 8% ले लें, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 80 का आपके पास इंटरेस्ट आ गया और के डी आपके पास 10% दी गई है। तो वैल्यूएशन इस तरह से होगी इसकी, इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे और डिस्काउंट रेट हम नीचे रखें, हमारे पास बॉन्ड की जो वैल्यू आ गई 800 आ गई। यानी कि आज जो बॉन्ड की वैल्यू है वो कितनी, 800। आज आपने अगर बॉन्ड ख़रीदना है तो उसको 800 पे ख़रीदेंगे आप। बेसिकली इसका मतलब ये है, ठीक है। बॉन्ड जो है उसके फेस पे जो लिखा हुआ 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। और आज अगर आपने इस बॉन्ड को ख़रीदना है, ठीक है, या आपने इस बॉन्ड को बेचना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसकी वैल्यू चाहिए, किस वैल्यू पे आप इसको बेचें, किस वैल्यू पे आप इसको ख़रीदें ताकि आपको लॉस ना हो। तो $800 की वैल्यू है, इस पे आप इसको आज ख़रीदेंगे, ठीक है, इस बॉन्ड को। यहाँ तक बात समझ आइए? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछें। क्लियर है? अच्छा चलें, आपके पास रजिस्टर्स सर हैं, मैं दोबारा आप रिपीट कीजिएगा एक मतबा ये। क्या रिपीट, सारा रिपीट करूँ दोबारा से, या कोई यस पॉइंट, सर। या पॉइंट में मसला है? चल मैं दोबारा सारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 1000 है, ठीक है। यानी कि उसकी जो फेस पे लिखी है वो 1000 है और उसके ऊपर हमें जो कूपन मिल रहा है 8%, यानी कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है 8% है। डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ 10%, जिसकी मदद से हम डिस्काउंटिंग करेंगे, वैल्यू निकालेंगे उसकी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परपेचुअल बॉन्ड? परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला इसका क्या, V इज इक्वल टू आई ओवर के डी। तो सबसे पहले आई से मुराद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1000 उसकी वैल्यू है और 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो 1000 का 8% लेने, यानी कि आपको बॉन्ड के ऊपर सालाना $80 का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% के डी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूले में इंटरेस्ट पुट किया, के डी की वैल्यू पुट की, हमारे पास वैल्यू होगी 800। 800 का मतलब ये है कि बॉन्ड अगर आप आज ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप 800 में इसकी ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। इसलिए आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। बेशक उसके फेस पे जो है 1000 निकला लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अभी मेच्योरिटी तो नहीं ना आई, उसकी मेच्योरिटी है ही नहीं उसकी, ठीक है। इनफाइनाइट जो वो लाइफ है उसकी, ठीक है, मेच्योर हो गई नहीं कभी, कभी मेच्योर हो ऐसा बॉन्ड। ये कभी मेच्योरिटी का मतलब ये है कि नॉर्मली हम मेच्योरिटी का मतलब ये लेते हैं कि जब बॉन्ड मेच्योर होना है तो उस वक्त आपको ये 1000 मिलेगा इसके ऊपर, लेकिन ये बॉन्ड कभी मेच्योर ही नहीं होगा, नेवर मेच्योर। तो परपेचुअल बॉन्ड है, ठीक है। तो लिहाजा ये आज अगर आपने इसको ख़रीदना है तो उसके लिए वैल्यू क्या है, $800 जो आप इसको पे करना पड़ेगा, इस पे आप इस बॉन्ड को ख़रीदेंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। चले मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, ठीक है, फ़ौरन से अपने रजिस्टर्स निकाल लें, ठीक है। एक्टिविटी आपने साथ साथ करनी है, ठीक है। आपकी जो ओके सर। अटेंडेंस है आपकी एक्टिविटी पार्टिसिपेशन के ऊपर लगेगी, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू 2000 करें, ठीक है। लिखें ज़रा अपने पास, बॉन्ड की वैल्यू 2000 कर लें, ठीक है। बॉन्ड फेस वैल्यू आपके पास कितनी है जी, $2000। उसके बाद आपका जो कूपन रेट है वो आप कर लें जी अपना 9%, ठीक है जी। और जो आपका डिस्काउंट रेट है वो आप कर लें जी तकरीबन 12%। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपने निकाल लिया। सर डिस्काउंट रेट 10% ही है ना? बेटा मैंने आपको ना ग्रुप में सेंड कर दी है, आप बेशक देख लें।
एमकॉम फर्स्ट में तो कर दी है, ये थर्ड और ये एग्जेक्टिव में भी चली गई है। जी मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया। फटाफट मुझे ये आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। मैंने आगे उस वक्त तक नहीं बढ़ाना जब तक आप मुझे ये सेंड नहीं करेंगे। ये आपको समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो सेंड करना लाजमी है? जी बिल्कुल, आपके पास रजिस्टर हो, ठीक है, फ़ौरन से आप मुझे सेंड करें। आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आपने सेंड करना है। 3 मिनट्स। 3 मिनट के अंदर आपके ग्रुप में आना चाहिए आंसर। जस्ट एक फॉर्मूला है I/KD, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सर आप मैंने अपने कर लिया, कितना आगे ग्रुप में सेंड कर दूं? ग्रुप में सेंड कर दें। आप अपने जो है क्या कहते हैं ऊपर अपने रजिस्टर पर लिख भी लें कि वैल्यूएशन ऑफ परपेचुअल बॉन्ड, ताकि आप जब दोबारा नोट्स चेक करें तो आपको पता हो ये मैंने काम किया हुआ है, क्या काम है। 3 मिनट के बाद अगर किसी का आया तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं यही समझूंगा कि आप लोग एक्टिव नहीं है और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मेरे साथ। कर दिया फिर मैं यही एज्यूम सर करूंगा आप लोग काम नहीं कर रहे। सर बॉन्ड वैल्यू 2000 है और इसका KD 9% है। आपको ग्रुप में सेंड किया हुआ सारा, ग्रुप ओके देख सर। लें ज़रा। ग्रुप में मैंने क्वेश्चन बना के सेंड कर दिया है। सर मैंने सेंड कर दिया है ग्रुप में। प्रॉपर वे में आप लोगों ने सेंड करना है, ठीक है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। बाबर रजा, आप मुझे सुन रहे हैं? बाबर रजा, यस सर, यस सर। आपने यार ये जो 180 की कैलकुलेशन किधर की है? कैलकुलेटर पे सर। बहुत अच्छे भी। तो कैलकुलेटर को तो रजिस्टर पे भी तो दिखाओ ना। ओके सर, मैं दोबारा अगेन कर देता हूँ। आपने रजिस्टर में वर्किंग तो दिखानी ना एटलीस्ट। ये जैसे यहाँ भी आपको इंटरेस्ट निकाल के दिखाया नहीं, ऐसे 80। आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले में चीज़ें पुट कर दी हैं, लेकिन ये आई कहाँ से हैं ये भी आपने बताना है। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें सारे लोग, ठीक है। आपका टाइम जो है एंड होने लगा, दोबारा से फ़ौरन से मीटिंग ज्वाइन करनी, देर नहीं लगानी। 1 मिनट के अंदर सारे ज्वाइन करें।